चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है पिछड़े बालक। कल हमने पढ़ा था प्रतिभाशाली बालक, आज हम पढ़ेंगे पिछड़े बालक। पिछड़े बालक जैसे इसके नाम से दिख रहा है पिछड़े हुए बालक, लेकिन पिछड़े हुए बालक और एक आता है मंद बुद्धि बालक, दोनों में अंतर होता है। मंद बुद्धि और जो पिछड़े बालक है इसमें उनमें शैक्षिक दृष्टि से या शारीरिक दृष्टि से अंतर होता है। पिछड़े बालक होते हैं कौन से बालक? पिछड़े बालक केवल शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं। किसकी दृष्टि से? केवल शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। शैक्षिक दृष्टि से किससे पिछड़े होते हैं? शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। पिछड़े हुए होते हैं। क्या कहा? पिछड़े बालक केवल शारीरिक दृष्टि से पिछड़े नहीं होंगे, केवल शैक्षिक दृष्टि से क्या होंगे? पिछड़े हुए होंगे। क्या कहा? पिछड़े हुए बालक केवल शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं। ये बालक सामान्य बालकों की तरह, सामान्य बालक जो हमारे सामान्य बालक होते हैं, सामान्य बालकों से शैक्षिक दृष्टि से थोड़ा पीछे रह जाते हैं। कौन सी दृष्टि से? शैक्षिक दृष्टि से। दृष्टि से थोड़ा पीछे, ज्यादा नहीं, थोड़ा पीछे रह जाते हैं। थोड़ा पीछे रह जाते हैं। क्या कहा? पिछड़े बालक केवल शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं। तो ये बालक यानी जो पिछड़े हुए बालक होते हैं ये सामान्य बालकों से शैक्षिक दृष्टि से क्या होते हैं? थोड़ा पिछड़े होते हैं। यानी कि जो पिछड़े बालक हैं वे अपनी उम्र के अनुसार, किसके अनुसार? अपनी उम्र के अनुसार शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। किसके अनुसार? अपनी उम्र के साथ। पिछड़े बालक अपनी आयु के अनुसार, अपनी आयु के अनुसार, किसके अनुसार? अपनी आयु के अनुसार शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अपनी आयु के अनुसार शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। क्या कहा कि जो बालक अपनी उम्र के अनुसार शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ जाए या अपनी उम्र के अनुसार शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वे बालक क्या होते हैं? पिछड़े बालक। क्या कहा? शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े होंगे, सामान्य बालकों से थोड़ा शैक्षिक दृष्टि से पीछे होंगे। और एक और क्या परिभाषा दी गई कि वो अपनी आयु के अनुसार शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो ये सब बालक क्या कहलाते हैं? पिछड़े बालक। तो पिछड़े बालकों की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में हम देखते हैं कि पिछड़े बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पिछड़े बालकों की जो विशेषताएं होंगी वो क्या क्या होंगी? क्या पढ़ रहे हैं हम? विशेषताएं। तो इन बालकों की कुछ विशेषताएं भी होंगी जिनके आधार पर हम इन बालकों की पहचान करेंगे कि पिछड़े बालक कौन कौन से होते हैं। तो देखो, ऐसे बालक, कौन से बालक? ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि, जिनकी बुद्धि लब्धि, क्या कहा? जिनकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। कितने से कम? 85 से कम होती है। क्या विशेषता पाई जाती है? जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है वे बालक पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं। ये बालक पिछड़े बालकों में स्कूल से पलायन की प्रवृत्ति पाई जाती है। कौन सी प्रवृत्ति? स्कूल से पलायन। स्कूल से पलायन की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि हम देखते हैं कुछ बच्चे स्कूल के लिए घर से तो निकल जाते हैं लेकिन बीच में बंक मार जाते हैं, या फिर क्लास में बैठते हैं हाफ टाइम या पीरियडों के बीच में बंक मार जाते हैं। तो ऐसे बालक जो स्कूल में नहीं टिक पाते हैं, स्कूल से भागने की प्रवृत्ति जिनमें पाई जाती है, वे बालक भी क्या होते हैं? पिछड़े बालक होते हैं। इन बालकों में अभिप्रेरणा का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? अभिप्रेरणा का अभाव पाया जाता है। यानी ये बालक अपने आप को
प्रेरित नहीं कर पाते हैं। यानी कि जब तक इनको बाहर से कोई मोटिवेशन ना करे तो ये अपने आप में प्रेरित नहीं हो सकते। वही हो गई, इनको अपने अंदर से प्रेरणा नहीं मिलती है, इन्हें बाहर से ही प्रेरणा देनी पड़ती है। तो ऐसे बालक जिनमें अभी प्रेरणा का अभाव होता है वे पिछड़े बालक होते हैं। और इनकी विशेषताएं जिनके बुद्धि लब्धि कितने से कम, 85 यानी 85 से कम, स्कूल से पलायन की प्रवृत्ति, अभी प्रेरणा का अभाव। ऐसे बालक पाठ्यक्रम के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं। किसके साथ? पाठ्यक्रम के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं, समायोजन नहीं कर पाते हैं। यानी ये बालक पाठ्यक्रम के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। समायोजन का मतलब आपस में पाठ्यक्रम के साथ इनका एडजस्ट नहीं हो पाता है। इन बालकों में लगातार असफलता से, किससे? लगातार असफलता से, क्योंकि अब पिछड़े हुए बालक हैं तो इनको स्वाभाविक बात है असफलता तो मिलेगी। लगातार असफलता से इनमें नकारात्मक भावना आ जाती है। कौन सी भावना? नकारात्मक भावना पाई जाती है। यानी इन बालकों को जब बार बार असफलता प्राप्त होती है तो इनमें नकारात्मकता की भावना पैदा हो जाती है, यानी नेगेटिव सोच पैदा हो जाती है। और ये सबको पता है नेगेटिव सोच हमेशा गलत कार्यों की जननी होती है, कि हमारे दिमाग में जब नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाएंगे तो हम गलत क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाने क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। तो अगली विशेषता यही है कि सामाजिक विरोधी कार्यों में, इसमें सामाजिक विरोधी कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं। यानी जो भी समाज विरोधी कार्य होंगे, कौन से समाज विरोधी कार्य होंगे, कार्यों में पिछड़े बालक क्या होते हैं? लिप्त पाए जाते हैं। यानी ज्यादातर जो समाज विरोधी कार्य है वो कैसे बालकों के द्वारा किए जाते हैं? पिछड़े बालकों के द्वारा किए जाते हैं। तो पिछड़े बालकों की विशेषताएं क्या हो गई? ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है, कक्षा से या स्कूल से पलायन की प्रवृत्ति पाई जाती है, इनमें अभी प्रेरणा का अभाव होता है, पाठ्यक्रम के साथ ये क्या नहीं कर पाते हैं? समायोजन नहीं कर पाते। जब इन्हें बार बार असफल हो जाते हैं अपने कार्य में तो इनके मस्तिष्क में नकारात्मक विचार हो जाते हैं, और उन नकारात्मक विचारों का परिणाम ये होता है कि ये बालक समाज विरोधी कार्यों में क्या होते हैं? लिप्त पाए जाते हैं। तो ये तो क्या हो गई? पिछड़े हुए बालकों की विशेषताएं। अब पिछड़े हुए बालकों के साथ कैसा व्यवहार हो, कैसी इनके लिए शिक्षण विधियां हो, कैसी इनकी शिक्षण व्यवस्था हो, तो वो और हम यहाँ पढ़ते हैं कि किस किस प्रकार इन बच्चों से के साथ मैनेज किया जाए। तो सबसे पहले इन बच्चों को मोटिवेशन करना चाहिए, यानी इन बच्चों को प्रेरणादायक व्यवहार देना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, प्रेरणादायक व्यवहार करना चाहिए इन बच्चों के साथ। कैसा व्यवहार करना चाहिए? प्रेरणादायक व्यवहार करना चाहिए। अब जो पिछड़े हुए बालक होते हैं तो इनके लिए जो उचित शिक्षण विधियां होंगी, तो इन बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण विधि काम में लेनी चाहिए? तो इन बच्चों के लिए जो शिक्षण विधि होगी वो सबसे उपयुक्त होगी निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण विधि। उपचारात्मक शिक्षण विधि यानी पिछड़े हुए बालकों के लिए जो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है वो है निदानात्मक उपचारात्मक। इस विधि में किया क्या जाता है? सबसे पहले बालक की समस्या का पता लगाया जाता है, फिर उस समस्या का समाधान, निदान, उसका समाधान निकाला जाता है, फिर उसका समाधान निकाल के उसका बालक को उपचार दिया जाता है, और उपचार देने के बाद फिर उसका परीक्षण किया जाता है। तो यानी इन बच्चों के लिए जो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है वो है निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण।
कक्षा की जो व्यवस्था होगी इनकी होगी 25:1, यानी एक शिक्षक एक कक्ष में एक शिक्षक होगा और एक शिक्षक के साथ केवल 25 स्टूडेंट ही अध्ययन करेंगे। यानी 25 से ज्यादा बालक हम एक शिक्षक के साथ नहीं पढ़ा सकते। यानी एक शिक्षक एक साथ केवल कितने बच्चों को पढ़ा सकता है, अध्ययन करा सकता है? 25, यानी 25 बच्चों को अध्ययन करा सकता है। ये तो क्या हो गई पिछड़े हुए बालकों की। प्रेरणादायक व्यवहार हो, शिक्षण विधि कौन सी हो गई? निदानात्मक उपचारात्मक हो गई। और इन बच्चों के लिए जो सबसे उपयुक्त शिक्षण कार्य है वो कार्य है हस्तशिल्प विधा। कौन सी? हस्तशिल्प विधा, हस्तशिल्प विधा विधि। यानी इस शिक्षण विधि का, यानी हस्तशिल्प शिक्षण विधियां इन बच्चों के लिए, यानी हस्तशिल्प शिक्षा है वो इन बच्चों को देनी चाहिए। कौन सी? हस्तशिल्प शिक्षा पिछड़े बालकों को देनी चाहिए। तो प्रेरणादायक व्यवहार करना चाहिए, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण विधि काम में लेनी चाहिए, स्टूडेंट और टीचर का अनुपात 25:1 होना चाहिए, तथा इन बच्चों के लिए जो सबसे उपयुक्त शिक्षा होगी वो होगी हस्तशिल्प शिक्षा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पिछड़े बालक। आज हमने इसके बारे में संपूर्ण अध्ययन किया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।